ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। ये पेपर 1 में हम लोग को प्रशासनिक विधि। हाँ, तो आज का अपना पहला टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो क्या है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में एकदम आएगा। ये क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि विधिक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग टॉपिक 1 में हम लोग करते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स व्यवसायिक नैतिकता क्या है। तो देखिए, व्यवसायिक नैतिकता उसे कहा जाता है जब अधिवक्ताओं द्वारा अपने कर्तव्य और अधिकारों का उचित प्रयोग विधिक व्यवसाय में किया जाता है। वो समाज के शांति के लिए हो, किसी के कुशलता के लिए हो, किसी के मेल मिलाप के लिए हो, या किसी कंपनी के विकास के लिए हो, या ग्राहक और कर्मचारियों के बीच बेहतरीन संबंध के लिए हो। यही व्यवसायिक नैतिकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स के 3 मूल उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि किसी भी कंपनी के बेहतर प्रदर्शन एवं उन्हें संगठित रखने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को बेहतरीन सेवा देना ताकि प्रोफेशनल रूप में वो कार्य कर सके। और तीसरा, इसमें कंपनियों के वित्त, सेवा, बातचीत, सौदा, साझेदारी, जिम्मेदारी, व्यवसाय से संबंधित जो भी कानून है वो सबको बताए जाते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय का ना कोई उम्र सीमा नहीं होता है, और दूसरी तरफ कोई भी व्यवसाय सार्वजनिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। और जहां स्वतंत्रता होती है वहां द्वेष, विद्वेष, कानून का उल्लंघन, मानकों का दुरुपयोग जैसे नकारात्मक तत्व उपस्थित होते हैं। इसी अविश्वास और कदाचार को रोकने के लिए अधिवक्ता व्यवसाय से संबंधित कानूनी उपबंधों को ईमानदारी से चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यही व्यवसायिक नैतिकता है। व्यवसायिक नैतिकता एक तरह से समाज का प्रॉब्लम है, जो समाज किसी न्यायालय के माध्यम से अपने अधिवक्ता को संपर्क करके अपने संदर्भ में उचित न्याय लेना चाहता है। यही व्यवसायिक नैतिकता है। इस प्रकार व्यवसायिक नैतिकता में के संबंध में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक है बीपी सिंह। उनका कहना है कि व्यवसायिक नैतिकता के अंतर्गत अधिवक्ता कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे न्यायालय का अवमानना हो, यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, या वृत्तिक कदाचार हो, यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो। व्यवसायिक नैतिकता को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक हैं एससी अग्रवाल ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी होते हैं। उन्हीं में से न्यायाधीश को चुना जाता है, या फिर न्यायाधीश ईमानदारी से या कॉम्पिटेटिव रूप से वे न्यायाधीश चुने जाते हैं। अतः वे सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का कार्य करें ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके। वे सिर्फ पक्षकार के प्रति बल्कि विपक्ष के प्रति भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के प्रति उनको कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार व्यवसायिक नैतिकता का कुछ प्रमुख उत्तरदायित्व है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे पारदर्शिता, प्रतिष्ठा, वफादारी, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता, समानता, उत्कृष्टता। ये सब गुण है
किसके व्यवसायिक नीति के गुण है। तो इसी में जो हम छोटा छोटा टॉपिक दिए जैसे पारदर्शिता, तो इसको हम डिटेल कर देंगे कि ग्राहकों और कंपनी के बीच अच्छा रिलेशन बनाना तथा कंपनी को सफल बनाना, ग्राहकों ग्राहक भी उसी उत्पाद की उसी उत्पाद को पसंद करते हैं जो अपनी बात स्पष्ट रूप से एवं सच्चाई से प्रदर्शित करते हैं। माने कोई भी कंपनी कोई चीज एडवर्टाइजमेंट करती है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट लाती है, तो उसको उसका एक ना उचित जो होता है ना पारदर्शिता होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसी तरह वकालत में भी, न्यायिक व्यावसायिकता में भी अगर ग्राहक और जो अधिवक्ता है उसके बीच में एक पारदर्शिता रहती है कि हम आपका न्याय दिलाने के पक्ष में स्वच्छ रूप से काम करेंगे, तो ये अधिवक्ता का वो पारदर्शिता भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है वफादारी। वफादारी ये तय करती है कि आप किस तरह कार्य करते हैं, अपने जो कर्मचारी है उसके प्रति कितना वफादार है। तो ये वफादारी भी सफलता, व्यवसाय की सफलता को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है। दूसरा तीसरा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि व्यवसाय में विश्व विश्व विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ग्राहक उन्हीं वस्तु को खरीदती हैं जो उच्च क्वालिटी के और भरोसेमंद होते हैं। निष्पक्षता। नई नई कंपनी के नए नए प्रोडक्ट लाकर व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बना देते हैं और अपना प्रोडक्ट का दाम और क्वालिटी घटा देते हैं। इससे क्या होता है, तो अपने वो व्यवसाय के प्रति जो निष्पक्षता भी व्यवसायिक नैतिकता का एक पार्ट होता है। उसी तरह समानता। समानता का सिद्धांत कहती है कि आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पढ़कर गलत तरीकों का प्रयोग न करें एवं ग्राहक और कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करें। उसके बाद उत्कृष्टता। ग्राहकों को आप बेहतरीन उत्पाद और बेहतरीन सेवा जब देते हैं और कोई बेहतर प्लान बनाते हैं, तो इसका भी व्यावसायिक नैतिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और उत्कृष्टता जो है वो क्या करती है, वो किसी भी उत्कृष्ट बातों को आगे बढ़ाने में सर्वोत्तम तरीकों का इस्तेमाल करती है। उसी तरह प्रतिष्ठा। कोई भी चीज व्यावसायिक नैतिकता में प्रतिष्ठा भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आप देखते भी हैं कि जो ऐसा कोई एडवोकेट है या कोई ऐसा ब्रांड है जो एक प्रतिष्ठित है, उसी के पास आप जाते हैं। इससे भी व्यावसायिक नैतिकता जो है वो बढ़ती है। फिर आगे पॉइंट एक जोड़ेंगे, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारिक नैतिकता को और भी प्रबल करती है। व्यवहार एक मजबूत नैतिक दिशा दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरों को भी वैसा करने को प्रोत्साहित करते हैं। इससे एक तरफ कंपनी का प्रचार तो होता ही है, दूसरी तरफ माल बिक्री के संबंध में उसको ब्रांड बॉस का भी उपाधि मिलता है, चाहे वो प्रोडक्ट के मामले में हो, चाहे वो अधिवक्ता एडवोकेट के मामले में हो। इस तरह व्यवसायिक नैतिकता को सुचारू ढंग से चलाने हेतु अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वो व्यवसायिक नैतिकता में जो विसंगतियां हैं, जो कठोरपन है, उसको दूर करना। इस संबंध में एक वाद आया था हाजी मुस्तफा बनाम जधरा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि अधिवक्ताओं को व्यवसायिक नीतियां अत्यंत गरिमा एवं गुणवत्ता का व्यवसाय है और ऐसी गुणवत्ता को में उत्कृष्टता और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु उन्हें माने अधिवक्ता को अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करनी होगी, तभी न्यायालय और न्याय की गरिमा बनी रहेगी। मतलब आपको ये व्यवसायिक नैतिकता में आपको एक अधिवक्ता का
या किसी प्रोडक्ट का या किसी कंपनी का वो गुण दर्शाना है, जिसमें पता चले कि किस प्रकार आप व्यवसायिक नैतिकता करते हैं। माने आपका ग्राहक से संबंध हो, चाहे कर्मचारी से संबंध हो, चाहे कंपनी से संबंध हो, आप जिस तरह व्यवहार करते हैं वही व्यापार आपके व्यवसाय का आधार बन जाता है। तो यही व्यवसायिक नैतिकता में हमको लिखना है और पूछता है कि व्यवसायिक नैतिकता क्या है। तो इस प्रोफेशनल एथिक्स में आपको यही सब बात लिखना है। आगे दूसरा जो क्वेश्चन है वो था विधिक व्यवसाय क्या है, लीगल प्रोफेशन क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कि विधि व्यवसाय शब्द जितनी छोटी है उसकी परिभाषा भी उतना ही जटिल है। यह नियमों, अधिनियमों, उपनियमों का एक मकड़ जाल है और इसे समझना बहुत दुरूह कार्य है। इन अधिनियमों को आसानी से समझने के लिए हमको एक योग्य विधिवेता या कानूनी विशेषज्ञ या अधिवक्ता का सलाह लिया जाता है तथा अधिवक्ता इसी ज्ञान का प्रयोग व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपने जीविकोपार्जन का साधन करता है। तो विधि व्यवसाय क्या है, इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, लोगों को कानूनी जानकारी देना ताकि वे अपने अधिकार को समझ सकें, और दूसरा, समाज में न्याय व्यवस्था कायम कर समाज में शांति एवं समानता का भाव लाना। यह विधि व्यवसाय का प्रमुख काम है। दो ठो विधि व्यवसाय वह कृति है जिससे संबंधित लोग विधि का अध्ययन करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसका लागू करते हैं और न्याय की गरिमा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार विधि व्यवसाय की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहला विशेषता क्या है विधि व्यवसाय का, इस व्यवसाय का क्षेत्र अति विशाल है। दूसरा, इसमें सेवा और व्यवसाय दोनों रूप दिखता है। तीसरा, इसमें विधिक ज्ञाता को मानव के विभिन्न संव्यवहारों का ज्ञान होता है। चौथा, व्यवसाय का आधार विश्वास और न्याय प्राप्त करना होता है या न्याय देना होता है। विधि व्यवसाय में बार और बेंच के बीच अच्छा संबंध होना चाहिए। विधि व्यवसाय में दलाली, घूस, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आगे पॉइंट, कानूनी व्यवसायी न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं। इस तरह भारत में विधिक व्यवसाय का एक इतिहास है, कैसे भारत में विधिक विकास का उद्भव हुआ और प्राचीन काल से लेकर आज के काल तक विधि में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, ये भी हम विधिक व्यवसाय के इतिहास में अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे भारत में विधिक व्यवसाय का इतिहास। तो हम इसमें कहेंगे कि प्राचीन और मध्यकाल में राजा सर्वोच्च न्यायविद होता था एवं अपने सलाहकार और मंत्रिमंडल की सलाह से न्याय देता था। इस संदर्भ में ना कोई लिखित कानून होता था, ना कोई कानूनविद होता था, ना कोई विधि ज्ञाता होता था। इसमें ना सभी अपने दिमागी तौर पर दिमाग का इस्तेमाल करके आपको विधि का जो है व्यवसाय करता था। तो विधिक व्यवसाय का क्रमिक इतिहास को जानने के लिए हम इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला, 1726 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक विधि व्यवसाय का क्या रूप था, और दूसरा 1900 ईस्वी से लेकर 1961 तक विधि व्यवसाय का क्या रूप था। तो सबसे पहले हम 1726 से लेकर 1900 तक के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट का हम लोग डिटेल करेंगे। तो 1726 से लेकर 1900 तक का विधि व्यवसाय का इतिहास। तो सबसे पहले ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1726 माने 1726 में राजपत्र द्वारा
कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में प्रेसिडेंसी में मेयर न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये देखिए किस तरह विधि व्यवसाय चल रहा है, जो इंग्लैंडियन न्यायालय के समतुल्य थे। कालांतर में 1773 माने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था भारत में, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर 1793 में एक चार्टर एक्ट के तहत बंगाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई, जिसमें पहली बार वकीलों को सूचीबद्ध किया गया। 1833 में रेगुलेशन द्वारा बंगाल में विधिक व्यवसाय के संबंध में अनेक उपबंध लाए गए। 1846 में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत यह तय किया गया कि ब्रिटिश सम्राट के न्यायालयों में जो सूचीबद्ध वकील हैं, वही भारत में कार्य कर सकते हैं। आगे इसी तरह 1853 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी और बैरिस्टर को कंपनी के किसी भी सदर अदालत में अभिभाषण देने का अधिकार दिया गया। इसी तरह आगे इंडियन हाई कोर्ट 1861 के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आगे हम जाएंगे, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 द्वारा विधि व्यवसाय को दो वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग एडवोकेट कहलाया और दूसरा वर्ग वकील कहलाया। यहाँ पर एडवोकेट जो है वो सीनियर वकील हुआ और वकील जो हुआ वो लॉयर हुआ, जो एलएलबी का परीक्षा पास करके और किसी एडवोकेट के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं। माने एक तरह से कहते हैं, देखिए आयरलैंड में ना हम जो वकील है उसको एडवोकेट कहते हैं, इंग्लैंड में जो वकील है उसको बैरिस्टर कहते हैं, स्कॉटलैंड में जो वकील होता है उसको प्लीडर बोलते हैं। ये सभी ना एक तरह से वकील के ही समतुल्य है। और ये वकील जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के डिग्री होते हैं। तो इतना विधि व्यवसाय का रूप कैसे चल रहा था, ये 1726 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। अब हम 1900 से 1861 के बीच विधि व्यवसाय कैसा था उसका हम लोग भी ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1826 के तहत सर एडवर्ड चमियार की अध्यक्षता में इंडियन बार कमेटी की गठित की गई, जो हाई कोर्ट के लिए अखिल भारतीय बार काउंसिल की स्थापना पर बल देने का विचार से किया गया और कहा गया कि जो सूचीबद्ध व्यक्ति हैं वही एडवोकेट के रूप में कार्य करेंगे। इसी तरह स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम एक विधिक कमेटी बनी 1951 में, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस.आर. दास। इसने एक कमेटी बनाया जिसमें दो स्तर पर बार काउंसिल बनाया गया, एक देश स्तर पर अखिल भारतीय बार काउंसिल और राज्य स्तर पर स्टेट बार काउंसिल। आगे अधिवक्ता अधिनियम 1961, इस अधिनियम के तहत विधिक व्यवसाय में संकलित, संगठित एवं संशोधित कर बार काउंसिल को और मजबूत बनाया गया और इसमें 3 धाराओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पहला था धारा 29, धारा 30 और धारा 33। तो इसमें हम लोग जान जाएंगे कि धारा 29 में क्या है। तो धारा 29 में है कि अधिवक्ता बनने के लिए आपको 2 आवश्यक तत्व होना चाहिए। पहला, व्यक्ति को एलएलबी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और दूसरा, बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए। धारा 30 क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता नियमावली में दर्ज है, वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकता है। किसी भी ट्रिब्यूनल में
साक्ष्य लेने हेतु विधिक रूप में वही सक्षम होगा। धारा 30 में है, माने अलग से कोई न्यायाधिकरण बनाया गया तो उसमें ये लोग को चुना जा सकता है। और धारा 33 क्या है? किसी व्यक्ति को अधिवक्ता नामावली में नाम दर्ज अगर नहीं है तो वह वकालत करने का अधिकारी नहीं होगा। वह किसी को सलाह दे सकता है पर कोर्ट के समक्ष वादी का केस पर बहस नहीं कर सकता है। अधिवक्ता और वकील में संबंध यही है कि हम लोग एलएलबी जैसे पास करेंगे तो हम लोग कोर्ट का कार्य कर सकते हैं, लेकिन जज के सामने हम लोग बहस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट काउंसिल का एक एग्जाम होता है, उसमें हमको पास करना पड़ता है, तब हमको एडवोकेट का डिग्री मिलता है और तब हम वकालत कर सकते हैं और अपना केस को जज के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी केस वकालतनामा के माध्यम से स्वयं नहीं लिख सकता है वकील, वो एडवोकेट के माध्यम से जाएगा और वो जज के सामने वकील प्रस्तुत वो नहीं करेगा, वो एडवोकेट करेगा। जब आपको एलएलबी का डिग्री प्राप्त करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल का एग्जाम होता है, उसमें आपको पास करके आप एडवोकेट बनते हैं, तो जज के पास जाके आप बहस कर सकते हैं और किसी केस को सबमिट कर सकते हैं। तो ये इतना जो है वो आपको विधिक व्यवसाय क्या है उसके बारे में हुआ। और पहला